हम्म करें चलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 10 का अध्याय 2 अम्ल, क्षार एवं लवण नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आपको पिछली कक्षा में उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बताया था। देखिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया इसके अनुप्रयोगों में मैंने बताया था। इसके अनुप्रयोग हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया हमने पढ़ ली थी, इसके अनुप्रयोगों पर डिस्कस कर रहे थे। तो पहला अनुप्रयोग था धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया। डियर स्टूडेंट, जब कोई धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा होता है, तब बनने वाले नए पदार्थों में लवण होगा और जल होता है। जल का और लवण का निर्माण होता है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि कोई भी अभिक्रिया है जहां दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं, तो निश्चित उसमें कहीं ना कहीं अम्ल एवं क्षार का निर्धारण हो रहा होगा। इट मीन्स लवण और जल बनने की प्रायिकता केवल उदासीन अभिक्रिया के दौर और उदासीनीकरण अभिक्रिया के में ही होती है। इसलिए धातु ऑक्साइड और अम्ल, इनमें से अम्ल तो अम्ल होता ही है, धातु ऑक्साइड जो है ये निश्चित ही कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। तो यहाँ ये धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। मैंने आपको फर्स्ट अनुप्रयोग इसका करवा दिया था। इसके बाद होता है सेकंड जो अनुप्रयोग था इसका, उसमें होता है अधातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड या अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? क्षार के साथ अभिक्रिया। जब अधातु ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तब भी लवण व जल का निर्माण करता है। तब भी क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। यहां अधातु ऑक्साइड में मैं CO2 ले लूं। यहां अधातु जो ऑक्साइड है उसमें हमने क्या ले लिया? CO2 ले लिया। CO2 ले लिया और क्षार के रूप में मैं ले लेता हूं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों रिएक्शन करते हैं, ये बनाएगा CaCO3। आपको याद होनी चाहिए ये अभिक्रिया। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव करवाया था हमने। चूने के पानी पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव CO2 गैस के परीक्षण में, अभी 2 दिन पहले आपको ये रिएक्शन मैंने करवाई थी। तो क्या बना था? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लवण बना था, जिसके कारण विलीन का रंग दूधिया हो गया था। याद है आपको? वही वाली रिएक्शन है ये अधातु ऑक्साइड की किसके साथ? क्षार के साथ। आपको पता है OH माइनस आयन देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH माइनस आयन है, इसलिए ये क्या होगा? एक क्षार होता है। तो क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट लवण है और जल है। यह अभिक्रिया भी उदासीनीकरण अभिक्रिया की भांति व्यवहार करती है। इस अभिक्रिया में जो है धातु ऑक्साइड है वो अम्ल की भांति व्यवहार करता है। क्या करेगा? अम्ल की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। यहां तक शायद मैंने आपको लिखवा दिया था। इसके बाद आप उदासीनीकरण अभिक्रिया में ये अनुप्रयोग था, तो इसमें जो दूसरा है तो आप दूसरा लिखेंगे। लिख लीजिएगा नंबर 2 डालकर, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड की अधात्विक ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया।
आप पहले हेडिंग डाल लीजिएगा। हेडिंग डालने के बाद आपको ये अलग से मैं इसको समझाऊंगा। पहला आप हेडिंग डालें धात्विक ऑक्साइड की। दूसरा अनुप्रयोग है उदासीनीकरण अभिक्रिया का। पहला मैंने लिखवाया था धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब आप पढ़ोगे अधातु ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया। ठीक है बेटा, अब आप पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, फिर हम आपसे इस टॉपिक पर बात करेंगे। हेडिंग डाल ली तो आप ध्यान दें। आप अधातु ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया आपने, क्षार लिया आपने Ca, अभी मैंने बताया था आपको CaOH का होल ट्वाइस, दोनों के बीच अभिक्रिया होगी, लवण के रूप में बनेगा CaCO3, साथ में जल का निर्माण होता है। देखिए बच्चों, आप जानते हैं, ये तो आपका हो गया अधातु ऑक्साइड। क्या हो गया? अधातु ऑक्साइड हो गया। ये आपका क्षार हो गया, अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ ये लवण हो गया, ये आपका जल है ही। ठीक है, याद करो उदासीनीकरण अभिक्रिया जो 2 दिन पहले आपको, सॉरी 1 दिन लास्ट डे आपको पढ़ाई गई थी। वहां मैंने बताया था जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन प्रकृति का लवण व जल बना लेते हैं। इस अभिक्रिया में भी क्या हो रहा है? क्षार और अधातु ऑक्साइड अभिक्रिया कर रहे हैं, लवण और जल बना रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि क्षार के स्थान पर तो क्षार है, लेकिन अम्ल के स्थान पर क्या आ गया? अधातु ऑक्साइड। इसका तात्पर्य ये हुआ कि इस अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है अधातु ऑक्साइड, इसकी जो प्रकृति है वो कैसी होगी? अम्लीय प्रकृति। इस अभिक्रिया में अधातु ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। आपको समझ में आ रहा है क्या? तो आप हेडिंग डालो अधातु ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया। इसके बाद आप लिखेंगे यहां अधातु ऑक्साइड, वही प्रोसेस है आपका लिखने का। अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड अधातु ऑक्साइड प्लस क्षार, तीर का चिन्ह, लवण प्लस जल। यहां लिखेंगे आप CO2 प्लस का चिन्ह CaOH का होल ट्वाइस या होल 2, कुछ भी बोल दो आप। कैल्शियम कार्बोनेट लवण बनेगा CaCO3, साथ में H2O जल बना। आप पहले यहां तक उतार लें, फिर आपको इसमें थोड़ा लिखाया जाएगा। उतार लीजिएगा आप इसे, उतार लीजिएगा। यहां तक पहले आप उतार ले इसे, फिर आपसे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पर। समीकरण को उतार लीजिएगा। उतार लें इसे यहां तक। उतार लिया होगा आप सभी ने। देखिए बच्चों, हम क्या कर रहे हैं यहाँ? अधातु ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया हो रही है, लवण व जल का निर्माण हो रहा है, अर्थात ये एक उदासीन अभिक्रिया की तरह अभिक्रिया संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है? जो भाग लेने वाला कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि अधातु ऑक्साइड है वो एक अम्ल की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, लिखें आप। जब कोई अधातु ऑक्साइड, सभी बच्चे अपनी नोटबुक खोल लें और अपनी नोटबुक में लिखिएगा, जब कोई अधातु ऑक्साइड, जब कोई अधातु ऑक्साइड
जब कोई अधातु ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई अधातु ऑक्साइड किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया की भांति जब कोई अधातु ऑक्साइड किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया की भांति लवण व जल का निर्माण करता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया की भांति लवण व जल का निर्माण करता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया की भांति लवण व जल का निर्माण करता है। लवण व जल का निर्माण करता है। लवण व जल का निर्माण करता है। यहां तक आपने लिख लिया होगा। पैराग्राफ चेंज कर कर स्टार लगा के लिखे ऐसे, इस तरह आप स्टार लगा लें पैराग्राफ बदलने के बाद। और लिखेंगे आप यहां, आप जानते हैं इस अभिक्रिया में कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक अधातु ऑक्साइड है। किससे अभिक्रिया कर रहा है? क्षार के साथ। क्या बना रहा है? लवण। संग में क्या बन रहा है? जल। तो अधातु ऑक्साइड जो है, यह अधातु ऑक्साइड किसकी भांति काम करेगा? यहां अम्ल की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करेगा? अम्ल की तरह या अम्ल की भांति व्यवहार करता है। नीचे स्टार लगा में ऐसे और स्टार लगाकर लिखें आप, इस अभिक्रिया में या उपरोक्त अभिक्रिया में एक ही बात है, लिख लें। इस अभिक्रिया में अधातु ऑक्साइड, कोष्टक में CO2 लिखना, क्योंकि यहां आपने अधातु ऑक्साइड क्या लिया है? CO2। कोष्टक में लिख लेना ऐसे। इस अभिक्रिया में अधातु ऑक्साइड CO2, इस अभिक्रिया में अधातु ऑक्साइड CO2 एक अम्लीय प्रकृति का होता है। इस अभिक्रिया में या उपरोक्त अभिक्रिया में अधातु ऑक्साइड CO2 कोष्टक में लिख लेना अम्लीय प्रकृति का होता है। 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 क्लियर? किसी को कोई डाउट? समझ में आ रहा है सभी के? इसके बाद ये आपकी उदासीनी अभिक्रिया समाप्त हो गई। उदासीनीकरण अभिक्रिया में आपने पढ़ा कि अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं और एक दूसरे के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। प्रकृति में कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो अम्ल और क्षार के रूप में अभिक्रिया ना करके उसके बाद भी वो लवण व जल का निर्माण करते हैं। उन्हें हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के अनुप्रयोग के रूप में पढ़ेंगे, जो हमारे दैनिक जीवन में उसके अनुप्रयोग हैं। उनमें मैंने आपको पहला अनुप्रयोग या उसकी जो पहली अभिक्रिया थी वो मैंने बताई आपको, धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब भी लवण और जल बनाता है, अर्थात यह अभिक्रिया भी कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया की भांति कार्य कर रही है। तो इस अभिक्रिया में जो अधातु ऑक्साइड है वो क्षार की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह अभिक्रिया करेगा? भांति व्यवहार करेगा, क्षार की भांति। सेकंड वाली जो अनुप्रयोग था उसमें था अधातु ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया। जब अधातु ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तब भी लवण और जल बनाता है। इट मींस यह अभिक्रिया भी उदासीनीकरण अभिक्रिया ही हुई। तो यहां जो अधातु ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति का होगा। कौन सी प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का। इस तरह से उदासीनीकरण अभिक्रिया का ये पॉइंट, ये टॉपिक था, ये आपको समझाया।
इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अम्ल एवं क्षारों में समानताएं। अम्ल एवं क्षारों में समानताएं। अम्ल एवं क्षारों में समानताएं। अम्ल और क्षार एक दूसरे से किस प्रकार समानता प्रदर्शित करते हैं? तो देखो बच्चों, अम्ल हैं आपके, जैसे अम्ल ले लिया आपने HCl है, H2SO4 है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है। एसिटिक अम्ल की बात करें हम तो CH3COOH है। ये कुछ अम्ल हैं, ठीक है, ये तो अम्लों के उदाहरण हो गए आपके। और हम क्षारों से बात करें तो क्षारों में देखें हम NaOH है, KOH है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस आदि, ये कुछ क्षार हैं। ये तो क्षार हैं आपके नीचे वाले, ऊपर जो मैंने लिखे हैं ये सभी आपको अम्ल है। तो आप इन सब में, यानी कि ऊपर वाले जो अम्ल हैं उनमें और नीचे वाले जो क्षार हैं उनमें देखो और देखकर ये डिसाइड करो और समझो कि इनमें कौन से ऐसे चीज हैं या कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं, कौन से तत्व हैं जो दोनों में समानता प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा आप, हमको इन दोनों में देखकर ये चीज बिल्कुल क्लियर हो रही है कि यहां भी हाइड्रोजन है और यहां भी हाइड्रोजन है, यहां पर 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 भी हाइड्रोजन है। यानी कि जितने भी अम्ल हैं और जितने भी क्षार होते हैं इन सब में अगर हम समानता की बात करें तो इनमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो आप पहले हेडिंग डालें अम्ल एवं क्षारों में समानताएं। अम्ल एवं क्षारों में समानताएं। अम्ल एवं क्षारों में समानताएं। अम्ल एवं क्षारों में समानताएं, ये आपका अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा। और उसमें आप लिखें सामान्यतः सभी अम्लों एवं क्षारों में सामान्यतः सभी अम्लों एवं क्षारों में सामान्यतः सभी अम्लों एवं क्षारों में हाइड्रोजन होता है। सामान्यतः सभी अम्लों एवं क्षारों में हाइड्रोजन होता है। जैसे करके आप पहले अम्लों के बारे में लिख लेना। जैसे अम्ल, ऐसे अंडरलाइन करें, लिखें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4, नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3 और एसिटिक अम्ल हो गया CH3COOH। बहुत इतने ही काफी हैं, इतने ही काफी है। नीचे अगर आप लिखना चाहे तो लिख देना ETC नीचे पीछे की तरफ, और ना तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप जस्ट इसके नीचे लिखेंगे अगली लाइन में क्षार, ये क्षारों के उदाहरण लिख दो आप। जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH हो गया, और आप लिख दें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgOH का होल ट्वाइस, ये हो गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो सरल हैं उनको ले लीजिएगा आप, और ETC ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे, आप जैसे अम्लों में आपने ऐसे लिख दिया और नीचे करके क्षारों में ऐसे लिख दिया। सभी जो अम्ल हैं और सभी जो क्षार हैं उनमें हाइड्रोजन पाया जाता है या हाइड्रोजन होता है। उदाहरण के रूप में इसे उतार लीजिएगा आप, उतार ले सभी बच्चे। उतार लीजिएगा सभी।
हाँ भाई, उतार लिया होगा आपने। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें ये टॉपिक आपने पढ़ा अम्ल एवं क्षारों में समानता। इसके बाद है अम्ल एवं क्षारों में अंतर, या ये कहिएगा असमानता। नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल एवं क्षारों में असमानता। असमानता देखिए, अम्ल एवं क्षारों में असमानता। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है और इस अध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। याद करिएगा आप, जब मैंने आपको अध्याय अम्ल क्षार वाला टॉपिक स्टार्ट करवाया था तो मैंने वहां बताया था आपको कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है, उसका पता हम स्वाद के आधार पर केवल प्राकृतिक पदार्थों को लगा सकते हैं जो प्रकृति प्रदत्त हैं। लेकिन प्रकृति में, या ये कहिएगा कृत्रिम पदार्थ जिन्हें मानव निर्मित हैं, या ये कहिएगा जो प्रयोगशाला में निर्मित हैं, यदि उन पदार्थों को आप स्वाद के आधार पर उनके बारे में जानना चाहते हैं तो ये इतने खतरनाक होते हैं कि हमारी जो त्वचा है उसे जला सकते हैं। जितने भी एसिड हैं ये तेजाब के नाम से भी जाने जाते हैं, आप सब जानते हैं। और तेजाब शब्द तो आप सब समझते हैं कि ये क्या होता है, कितना खतरनाक होता है। ये हमारी जो चर्म है, यानी हमारी चमड़ी है, या हमारी जो त्वचा है, इसे जलाने की क्षमता रखता है। तो इसको हम स्वाद के आधार पर इन पदार्थ जो हैं, ये जो पदार्थ हैं जो कृत्रिम हैं यानी प्रयोगशाला से निर्मित हैं, इन्हें हम स्वाद के आधार पर तो पहचान नहीं सकते कि वो एसिड है या बेस है। अब उन पदार्थों को हम क्या करते हैं, जलीय विलयन में डालते हैं। यदि पदार्थ जल में डाला जाए और जल में डालने पर वह अपघटित हो जाए जल में, और अपघटित होकर यदि जल में वो H+ आयन देता है, तो हमने कहा था ये पदार्थ अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। ये स्वांत्य अरेनियस की एक अवधारणा थी, वैज्ञानिक हुए थे स्वांत्य अरेनियस, उन्होंने बताया था। स्वांत्य अरेनियस ने इसके बारे में बताया। मैंने आपको याद हो तो एक दिन कहा था आपसे, राजस्थान बोर्ड का जो पैटर्न था, उसका जो सिलेबस था, उसमें हरेनियस संकल्पना, ब्रांस्टेड लॉरी संकल्पना और लुईस अम्ल लुईस क्षार संकल्पना थी। लेकिन एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसमें ये संकल्पनाएं हटा दी गई हैं और डायरेक्ट ही आपको इसके बारे में दिखाया गया है, यानी बताया गया है कि किसी पदार्थ को जब जलीय विलयन में डाला जाता है तो वह जल में अपघटित होगा और अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। यदि पदार्थ जल में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देता है तो वह अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। ठीक है। इसके जस्ट अलग मैंने एक और बताया था आपको, यदि किसी पदार्थ को जल में डाला जाए या जलीय विलयन में डाला जाए, जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, यदि जल में डाला जाए और ये पदार्थ जल में पूर्णतः अपघटित हो जाए और जल में पूर्णतः अपघटित होकर ये जल में OH- आयन हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं तो ये क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था बेटा। आज आपको उसी टॉपिक से मैं पुनः जोड़ूंगा और उसी टॉपिक से जोड़कर ही मैं आपको इस चीज को क्लियर करता हूं। हम पढ़ रहे हैं अम्ल एवं क्षारों में असमानता कि दोनों के अंदर अंतर क्या है, दोनों में असमानता क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि अम्ल जलीय विलयन में डाला जाएगा तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन देगा। क्या क्षार भी हाइड्रोजन आयन देगा? क्या नहीं ना। क्षार क्या देता है? हाइड्रोक्सिल आयन देता है। क्षार क्या देता है? हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो ये इसकी असमानता हो गई कि क्षार अम्ल को जब जलीय विलयन में डाला जाता है तो वो तो H+ आयन का त्याग करेगा। किसका त्याग करेगा? H+ आयन का त्याग करेगा। जबकि क्षार H+ आयन का त्याग नहीं करता।
वो क्या करेगा, OH माइनस आयन का त्याग यानी हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग करता है। ये आपको पहले से ही विदित है, आपको पहले इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर दिया गया है, आपको इसमें समझने में दिक्कत भी नहीं आएगी। आप सब जानते हैं कि जब किसी अम्लीय पदार्थ को जल में डाला जाएगा तो अम्लीय पदार्थ जल में अपघटित होगा और अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन का त्याग करेगा, जबकि जो क्षार होता है यदि हम उसे जल में डालते हैं तो वो H+ आयन नहीं देता है, क्या देगा, OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन देता है। यही अंतर है इसमें। इसको आपकी इस बुक में प्रयोग द्वारा समझाया गया है, मैं आपको वही चीज समझाने वाला हूं, आप समझें। पहले प्रयोग को बाद में बताएंगे हम आपको, उससे पहले थोड़ा उसके बारे में समझ लें। देखो बच्चों, आप सब जानते हैं कि किसी विलयन में यदि H+ आयन है तो H+ आयन की उपस्थिति उस विलयन में उसके विद्युत के चालन को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करेगी, विद्युत के चालन को। इसका अर्थ यह होता है कि ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन है वह विद्युत का चालक करेगा। क्या करेगा, विद्युत का चालन करेगा। जबकि आप सब जानते हैं क्षार जो होते हैं उनमें H+ आयन होते नहीं है, इसलिए जो क्षार का विलयन होगा, क्षार का जलीय विलयन होगा, वह विद्युत का कुचालक होगा। कैसा होगा, विद्युत का कुचालक। एक बार बोर्ड एग्जाम में यही पूछ लिया उन्होंने, बोर्ड में पूछा गया था कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है जबकि क्षार का नहीं, क्यों, एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करें। अगर प्रयोग पूछता है तो प्रयोग से सिद्ध करना होता है, अगर आपसे डायरेक्ट पूछता है कि क्यों, तो वो आपको बिना प्रयोग के उसको क्लियर करना होता है। आप सब जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन विद्युत की चालकता के लिए, मतलब विद्युत की चालकता को प्रदर्शित करेगा। जबकि वहां अगर क्षार है तो आप सब जानते हैं क्षार में H+ आयन तो होगा नहीं, कौन सा आयन होता है, OH माइनस आयन, और OH माइनस आयन विद्युत के चालन को प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है, तो आप पहले हेडिंग डालें, असमानता वाला तो आपने लिख ही लिया, उसमें थोड़ा लिखें पहले आप। सभी अम्ल, हेडिंग आपने डाली थी अम्ल एवं क्षारों में असमानता, उसमें थोड़ा सा पहले लिख लें, फिर हम प्रयोग के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। लिखें सभी अम्ल जलीय विलयन में, सभी अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, कोष्टक में H+ आयन लिखेंगे आप, सभी अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, कोष्टक में क्या लिखेंगे आप, H+ आयन देते हैं। सभी अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, कोष्टक में लिखेंगे आप H+ आयन देते हैं, जबकि क्षार ऐसा नहीं करते। क्योंकि आपको पता है क्षार क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, OH माइनस आयन देते हैं। अब ये लिखना नहीं है आपको कि OH माइनस आयन देते हैं, हमको तो अंतर करना है ना, तो अंतर में क्या लिखना है, अम्ल तो ऐसा करते हैं, क्षार ऐसा नहीं करते। ठीक है, सभी अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन इनके हाइड्रोजन आयन देते हैं, जबकि क्षार ऐसा नहीं करते। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप नीचे लिखेंगे उक्त कथन की पुष्टि हेतु। कौन से कथन की, जो आपने अभी लिखा है, कौन सा, कि अम्ल तो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और क्षार ऐसा नहीं करते, उसके लिए आप लिख रहे उक्त कथन की पुष्टि हेतु। नीचे लिखेंगे आप ऐसे, तीर का चिन्ह लगा के लिख लो, चाहे स्टार लगा के ऐसे लिखें, उक्त कथन की पुष्टि हेतु हम निम्न प्रयोग करते हैं। उक्त कथन की पुष्टि हेतु हम निम्न प्रयोग करते हैं। उक्त कथन की पुष्टि हेतु हम निम्न प्रयोग करते हैं। सबने यहां तक लिख लिया क्या, उक्त कथन की पुष्टि हेतु हम निम्न प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अब आपको प्रयोग करना है।
विज्ञान में प्रयोग का बड़ा महत्व होता है बेटा। विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर कार्य को प्रयोग द्वारा ही सिद्ध किया जाता है। और आपने कक्षा 9th में और कक्षा 6, 7, 8 में विज्ञान के बारे में पढ़ा भी है कि प्रयोगात्मक तथ्यों से और क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है वही क्या कहलाता है, प्रकृति का क्रमबद्ध ज्ञान। लेकिन कौन सा, जो प्रयोगों के द्वारा सिद्ध हुआ हो वो क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो देखिए आप यहां आप हेडिंग डालेंगे प्रयोग। आप मेरे साथ साथ एक डायग्राम बनाएंगे। इस साइड में आप यहां डायग्राम बना लें। अरे पूरा ही गया वो। हाँ भाई, देखिए ये एक बीकर लिया है अपने। इस बीकर का जो पेंदा है, इस पेंदे में कोई भी कुचालक पदार्थ ले सकते हैं आप, कोई रबड़, कॉर्क वगैरह कुछ भी इसमें सेट कर देना है आपको ऐसे। ये बीकर है और ये बीकर का पेंदा हो गया। इस बीकर के पेंदे में आप कोई भी कुचालक पदार्थ भर दें। कोई भी कुचालक पदार्थ आपने इसमें भर दिया। कोई रबड़ कॉर्क भी ले सकते हो आप इसमें। बहुत ही अच्छा प्रयोग है ये आपका। एग्जाम में कई बार इसे पूछा गया है कि अम्ल विद्युत का चालन करते हैं जबकि क्षार नहीं, क्यों? वो आज आपको पता चलेगा ऐसा क्यों होता है। ये हमने एक रबड़, कॉर्क या कोई भी अन्य कुचालक पदार्थ यहाँ इसके पेंदे में भर दिया है। आप भी चित्र को थोड़ा अच्छे से बनाएं देखकर। देखिए ये कोई रबड़, कॉर्क है या कोई भी कुचालक पदार्थ आप ले सकते हैं। अब आप यहां कोई भी 2 कीलें जो इसके अंदर गाड़नी है आपको। ये 2 धातु की कील ले रहे हैं आप, जो कुचालक पदार्थ में आपने इनको गाड़ दिया है। कोई भी धातु की कील आपने ऐसे ले ली और इसको आपने क्या कर दिया, कुचालक पदार्थ में गाड़ दिया है। ठीक है, ऐसे एक कील आपने इस साइड में ले ली है, उसको भी आपने इस रबड़, कॉर्क या कोई भी कुचालक पदार्थ जो आपने लिया है इसमें आपने उसे गाड़ दिया। ठीक है भाई, इस तरह से आपने ये कीलें ले ली और इनको गाड़ दिया। अब आप क्या कर रहे हो, आपको यहां एक परिपथ तैयार करना है। आप सब जानते हैं परिपथ के लिए एक कुंजी होती है जिसे हम स्विच कहते हैं, एक बैटरी होती है,
एक बल्ब होता है, वो आपको लेना है। ठीक है, तो देखिए आप अब एक परिपथ इस तरह से सेट करना है। इसमें यहां आप बैटरी लगा देंगे, बैटरी के साथ यहां पर आपने एक बल्ब लगा दिया, ये बल्ब है आपका, और यहां कुंजी को आपने ऐसे संयोजित कर दिया। ये है आपका 6 वोल्ट का बैटरी है, ये आपका बल्ब हो गया। ये कुंजी के हो गया आपका, जिसको आपने ऑन कर दिया है। ये नेगेटिव सिरा है बैटरी का और ये पॉजिटिव सिरा है। ये इसका पॉजिटिव सिरा है। ठीक है, अब ध्यान दें आप, आपको करना क्या है। अब ये जो बीकर है, इस बीकर में आपको पता है कि प्रयोग क्या कर रहे हैं हम, अम्ल और क्षार में अंतर कर रहे हैं। अर्थात हमको ये जानकारी लेनी है कि अम्ल का जलीय विलयन तो विद्युत का चालन क्यों करता है और क्षार का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों नहीं करता। इसलिए हमें बारी बारी से इस बीकर में एक बार तो अम्ल भरकर देखना है और एक बार क्षार भरकर देखना है। तो पहले आप इसमें अम्लीय विलयन भरेंगे, तो इसमें आप ऐसे डॉटेड से ऐसे डॉटेड लाइन से अम्ल एवं क्षार का जलीय विलयन भरेंगे। ठीक है भाई, इस तरह से पहले आप ये चित्र बनाएंगे। तो पहले आप इसे बना ही लीजिएगा। ये बी है, बी बैटरी। पहले ये चित्र बना लें प्रयोग में, उसके बाद मैं आपको इसको समझा दूंगा कि क्या होगा। साथ साथ बना लोगे तो ठीक रहेगा, बन जाएगा, नहीं फिर नहीं बनेगा। बना लें, आप बना लीजिएगा। हाँ भाई, बेटा चित्र बना लिया होगा आपने। अब आप अपने थोड़ा पेन कॉपी जो है उन्हें थोड़ा सा विराम दे दें और इसे समझ लीजिएगा, बनाते रहिएगा जिनका नहीं बना है। वैसे समझो, अब आपने क्या किया है, एक बीकर ले लिया। बीकर का जो पेंदा है, उस पेंदे को आपने कुचालक पदार्थ से सेट कर दिया। यानी कि उसका जो पेंदा है उसको कुचालक पदार्थ में जैसे रबड़ बैंड वगैरह, रबड़ कॉर्क वगैरह होता है, उसके माध्यम से आपने उसे सेट कर दिया। इसके बाद आपने क्या किया है, जो लिखना है प्रयोग में वो मैं आपको बता रहा हूं। धातु की कील ली। धातु की कील क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि आप जानते हैं कि धातु चालन करता है विद्युत का, और हमें यहां विद्युत का चालन करके दिखाना है। हमें इस प्रयोग में विद्युत का चालन दिखाना है, इसलिए यहां हमने दोनों जो धातु की कीलें ली हैं वो सुचालक धातु की कीलें हैं। इन दोनों कीलों को आपने विद्युत परिपथ के साथ सेट कर दिया, यानी कि एक संयोजन किया आपने, जिस संयोजन में विद्युत परिपथ बना दिया है। इस विद्युत परिपथ में एक 6 वोल्ट की बैटरी को आपने जोड़ा है, उसके साथ बल्ब का संयोजन किया है, और कुंजी, आप जानते हैं कुंजी को विज्ञान में, वैसे हम साधारण वेश में क्या कहते हैं,
स्विच कहते हैं और विज्ञान की भाषा में उसे कुंजी कहा जाता है, जिसे के से प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो इस प्रकार से आपने एक परिपथ तैयार कर लिया। क्या कर लेते हो आप? यहां एक परिपथ तैयार कर लेते हो। अब आपको करना क्या है? हमें यहां अम्ल और क्षार के बारे में पता लगाना है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करेगा या क्षार का विलयन विद्युत का चालन करता है। ठीक है, ये हमें पता लगाना है। इसके लिए जो ये विलयन हम यहां भरते हैं, तो पहले तो आप इनके नामांकन भी कर लें। ये तो हो गया आपका बीकर, और ये हो गई तुम्हारी धातु की कीलें, धातु की कील, धातु की कील। ये हो गया कुचालक पदार्थ, कुचालक कुचालक पदार्थ। ठीक है, ये हो गई बैटरी। कुंजी के आपने लिख दिया, ये बल्ब हो ही गया आपका। अब यहां ये जो आपने विलयन भरा है, ये विलयन अम्ल एवं क्षार का विलयन होता है, तो यहां लिखेंगे आप अम्ल या क्षार का विलयन, क्योंकि आप बारी बारी से इसको भरेंगे। एक बार अम्ल का भर के देखते हैं, दोबारा आप क्षार का भरेंगे। ठीक है, तो ये आप इसके नामांकन भी कर लेना। धातु की कील हो गई ये दोनों ही, ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों धातु की कीलें हैं। ये बीकर हो गया, इसके अंदर आपने भरा है अम्ल अथवा क्षार का विलयन। और ये कुचालक शीट हो गई आपकी जो पैदे में है। बीकर ले लिया आपने, और तो आपने सब कुछ लिख रखा है। अब समझ कर चले आप, हमें करना क्या है। फर्स्ट टाइम, पहली बार हम इसमें अम्ल का जलीय विलयन भरते हैं। क्या कर रहे हैं हम? अम्ल का जलीय विलयन भरते हैं। अम्ल का जलीय विलयन भरने के बाद हम कुंजी को ऑन करेंगे। कुंजी ऑन क्यों कर रहे हैं? ताकि विद्युत का प्रभाव देखें हम उसमें। अम्ल के जलीय विलयन भरने के बाद परिपथ में जैसे ही कुंजी ऑन की जाती है, हम देखते हैं कि परिपथ में लगा हुआ जो बल्ब है वो प्रकाशमान हो जाता है, जल जाता है। परिपथ में लगा हुआ बल्ब प्रकाशमान होगा, जो इस को प्रदर्शित कर रहा है, इस बात को सिद्ध करता है कि परिपथ में क्या हो रहा है? विद्युत का प्रवाह हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अम्ल में पाए जाने वाले हाइड्रोजन आयन जो जलीय विलयन में दिए गए हैं, ये विद्युत का चालन करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। जैसे ही आपने इसमें अम्ल का जलीय विलयन भरा और अम्ल का जलीय विलयन भरकर विद्युत प्रवाह किया, विद्युत का प्रवाह मतलब स्विच ऑन किया, तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, परिपथ में लगा हुआ विद्युत बल्ब प्रकाशित हो जाता है। यह विद्युत बल्ब जो है जल जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और आप सब जानते हैं कि अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह केवल और केवल हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण होता है, क्योंकि अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का ही त्याग होता है। ठीक है बच्चों, अब हम सेकंड वार क्या करते हैं अगले नंबर पर। ये जो विलयन आपने लिया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बताया अम्ल का लेकर देखा। अब हम अम्ल के स्थान पर क्या ले रहे हैं? क्षार का जलीय विलयन भर लेते हैं इसमें। जब इसमें क्षार का जलीय विलयन भरा जाता है, किसका? क्षार का जलीय विलयन भरा जाता है। तो क्षार का जलीय विलयन जब इसमें भरेंगे, तो भरने के बाद हम स्विच ऑन करेंगे। जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है, विद्युत बल्ब किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं दिखाई दे। इसका मतलब ना तो विद्युत बल्ब जल ही नहीं पाएगा, ना ही प्रकाश उत्पन्न कर पा रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि जो अम्ल का जलीय विलयन में उसमें OH माइनस आयन होते हैं, और ये OH माइनस आयन विद्युत का चालन नहीं करते।
जो क्षार है, जो इसमें बीकर में हमने भरा क्षार का विलयन, जैसे ही हमने विद्युत ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो बल्ब पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल्ब प्रकाशित नहीं हुआ, बल्ब प्रकाशित नहीं हुआ। इसका तात्पर्य यह होता है कि क्षार के जलीय विलयन में जो OH माइनस आयन पाए जाते हैं, ये OH माइनस आयन विद्युत का चालन नहीं करते। इससे हम निष्कर्ष ये निकालते हैं कि अम्ल के जलीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं, और क्षार के जलीय विलयन में OH माइनस आयन होते हैं जो विद्युत का चालन नहीं करते। समझ में आ गया होगा? तो आप इस क्षेत्र को बना लें और आपको नेक्स्ट डे इसको लिखा दिया जाएगा। धन्यवाद।